हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब वो कहानी आगे स्टार्ट करते हैं। ये वो कुछ कहना चाहता था पर वो कुछ कह ही नहीं सका, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वह शाहजहां की इन सब बातों का जवाब कैसे देगा। जान के जाते ही वह सोचने लगा कि ये अभी यहाँ क्या हो गया। आज तक किसी ने मेरे साथ ऐसे बात नहीं की। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे कि वो मुझे डांट रहा था। रूम से बाहर आते ही जान ने दरवाजा बंद कर दिया और अपने दिल पर हाथ रखकर देखा तो उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। वो मन ही मन कहने लगा, आज मैंने इस शैतान को बहुत अच्छे से डांटा और वो कुछ भी नहीं बोल सका। शाबाश शाहजहां, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है। हमेशा ऐसे ही रहना, इससे वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। नीचे जाकर लिविंग रूम में वो ईवो का इंतजार करने लगा। करीब 7 बज गए थे। जैसे अंकल सिंह खाना परोसने वाले थे, जान ने उन्हें रोक दिया और कहा, अभी प्लीज थोड़ी देर रुक जाइए, उसे आने दीजिए। 7 बजते ही उन लोगों ने देखा कि सीढ़ियों से कोई आदमी नीचे आ रहा था। ईवो चुपचाप आकर टेबल पर बैठ गया। तभी उसका फोन बजने लगा। जब उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से युआन बोल रहा था। उसने कहा, भैया, क्या आप मेरी बात शाहजहां से करवा सकते हैं? मुझे उनसे कुछ जरूरी काम है। ईवो ने फोन जान को देते हुए कहा कि युआन तुमसे बात करना चाहता है। जान ने फोन लिया और कहा, हाँ युआन, बताओ क्या बात है। उसने कहा कि मैं कार से ऊपर की तरफ आ रहा हूँ और ये गेट नहीं खुल रहा है। आप वहां से प्लीज गेट खोल दीजिए। तभी जान ने अपने फोन से मेन गेट को खोल दिया और युआन से कहा कि अब तुम आराम से अंदर आ सकते हो। फिर जान ने फोन काट दिया। युआन जैसे ही घर के अंदर आया, उसने देखा कि ईबू जान के साथ बैठकर खाना खा रहा था। ये देखकर वह चौंक गया और खुद से ही कहने लगा कि ओ माय गॉड, ये कैसे हो गया? कहीं मैं किसी दूसरे घर में तो नहीं आ गया? पता नहीं मेरे जाने के बाद अचानक से क्या हो गया है। मेरे पीठ पीछे कुछ तो हुआ है। अच्छा होता अगर मैं यहीं रहता तो मुझे भी कुछ ड्रामा देखने को मिल ही जाता। अगर मैं इन लोगों से पूछूंगा तो क्या ये मुझे बताएंगे? ये सब खिचड़ी उसके दिमाग में चल रही थी और युआन ये सब सोच सोच के परेशान हो रहा था। वो चलकर टेबल के पास भी आ गया और कहा कि आप लोग मेरे बगैर खाना खा रहे हैं। तभी जान ने कहा, अभी कुछ मिनट पहले ही हमने खाना शुरू किया है, इसलिए आओ तुम भी बैठकर खाना खा लो। कुर्सी पे बैठते ही युआन ने जान से पूछा, आपका दिन कैसा था? जान ने जवाब दिया, मेरा दिन तो बहुत अच्छा था। फिर वो अपने भाई की तरफ मुड़ा और कहा, भाई, आपका दिन कैसा था? इबो ने युआन की बातों पर ध्यान नहीं दिया और वो खाना खाने में मग्न था। तभी युआन हंसने लगा और कहा, मुझे लगता है आपका दिन भी बहुत अच्छा था। तभी जान ने कहा, अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया, मैंने आपके भाई को दवाई खिला दी है और आपने जैसा कहा था मैंने एक सेब काट कर भी इनको दे दिया। ये सुनकर युआन खांसने लगा और कहता है, मैंने तो भैया को सेब देने के लिए कुछ नहीं कहा था। फिर वो इबू की तरफ मुड़ा और कहा, भैया, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तभी इबो ने कहा, ठीक है, तुम चुपचाप खाना खाओ। उधर जान मन ही मन मुस्कुरा रहा था। सबसे पहले इबो ने खाना खाकर खत्म किया और हाथ धोकर अपने कमरे में चला गया। इबो के जाते ही युआन ने जान से कहा कि मैंने आपसे कब कहा था कि आपको भैया को सेब देना है? जान ने जवाब दिया, अब तुमने ही तो कहा था कि मैं आपके भैया का ख्याल रखूं, तो क्या एक बीमार आदमी को मैं एक सेब भी नहीं दे सकता? बिल्कुल बिल्कुल। बाय द वे, आपने और भी कुछ किया है क्या? युआन के सवाल पर जान चौंक गया और कहा कि नहीं, नहीं, कुछ और? मैं क्यों करूंगा कुछ और? युआन ने थोड़ा मटरगश्ती अंदाज में कहा, अरे, अब मेरे से क्या छुपाना? आपने कुछ तो किया होगा, नहीं तो आप साथ में बैठकर खाना कैसे खा सकते हो? इस पर जान ने कहा, अरे हाँ, मैंने ना उनको खुद का ख्याल रखने के लिए थोड़ा सा डांटा था। ओह, क्या बोल रहे हो? अच्छा, मतलब आपने भैया को डांट दिया और उन्होंने कुछ कहा भी नहीं आपसे? कमाल है यार। जान ने कहा कि हाँ, अगर तुम्हारी हिम्मत हो तो तुम अपने भैया से पूछ लेना। दोनों खाना खाकर उठ गए। युआन जैसे ही अपने कमरे की तरफ जा रहा था, जान ने उसे रोका और उसे चोट का मलहम देते हुए कहा कि रात में इसे अपनी कमर पे लगा लेना।
जॉन को ऐसा करता देख युआन खुश हो गया और कहा, थैंक यू सो मच, कोई तो है जो मेरा ख्याल रख रहा है। ये कहकर वो मुस्कुराने लगा और अपने कमरे की तरफ चला गया। कमरे में आते ही इबो ने उससे कहा, मैंने तुम्हें कुछ करने के लिए कहा था, तुमने किया या नहीं? युआन ने एक फाइल निकालकर इबो को दे दी और कहा कि भाई इसमें जान से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है। इबो ने उस फाइल की तरफ देखा, फिर युआन की तरफ देखा और युआन से कहा कि इसे पढ़कर सुनाओ मुझे। वो 7 साल पहले चाइना वापस आया था। यहाँ आने के बाद पहले 2 साल तक वो बच्चों को कंप्यूटर्स पढ़ाता था। उसके बाद वो डिस्टेंस लर्निंग से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगा। और भैया, आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे, डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ाई करके भी उसने पूरे कॉलेज में टॉप किया था। उसने वहाँ के रेगुलर स्टूडेंट्स को भी पीछे कर दिया। पिछले 5 साल से वह फिनिक्स एंटरप्राइजेस में काम कर रहा है। वो ज्यादातर घर से ही काम करता है। पिछले 5 सालों में उसने 50 से भी ज्यादा सॉफ्टवेयर डिजाइन किए हैं। सारे के सारे सॉफ्टवेयर टॉप क्लास के हैं। तभी इबो ने कहा, अच्छा, तो वो ऑफिस से नहीं जाता है? युआन ने जवाब दिया, हाँ भैया, उसके सुपर टैलेंट को देखते हुए कंपनियां उसे घर से ही काम करने देती है। तभी इबो ने पूछा, उसकी सैलरी कितनी है, क्योंकि ऐसा कर कम पैसों में तो नहीं आ सकता। भाई, आपको ये जानकर थोड़ा आश्चर्य होगा कि वो कंपनी से जो भी मांगता है वो उसे मिल जाता है। यहाँ तक कि ये बंगला भी उसे उस कंपनी से ही मिला है। मुझे तो ये भी अफवाह सुनने को मिली। अब ये वो थोड़ा क्यूरियस हो गया और उसने पूछा कि अफवाह, कैसी अफवाह? वहां के बाकी एम्प्लॉयज आपस में ये बात कर रहे थे कि जान कंपनी के मालिक का बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर इबो ने कहा कि अच्छा, फिनिक्स एंटरप्राइजेस के मालिक वही है ना जिनको सब मिस्टर एक्स कहकर बुलाते हैं, क्योंकि उनके बारे में कोई जानता नहीं है। युआन ने जवाब दिया कि हाँ ब्रो, आपने बिल्कुल सही कहा, मिस्टर एक्स के बारे में कोई ज्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है। तभी इबो ने पूछा, खैर ये सब तो ठीक है, पर इस घर में इतनी ज्यादा सिक्योरिटी क्यों है? युआन उसे बताता है कि वो यहाँ पर पिछले 4 सालों से रह रहा है भाई। पता नहीं क्यों उसने यहाँ का सारा सिक्योरिटी सिस्टम खुद से डिजाइन किया है। अच्छा, ये 7 साल से पहले क्या करता था? सवाल सुनकर युआन घबरा गया। ये देखकर इबो ने उसके हाथों से फाइल छीन ली और खुद ही देखने लगा। उसने चौंक कर कहा, ये क्या है? 7 साल पहले उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। युआन ने जवाब दिया, वो भैया, मेरी टीम भी यही पता लगा रही है, क्योंकि ऐसे ही किसी की इंफॉर्मेशन गायब नहीं हो जाती। हम्म इसका मतलब है कि किसी ने जानबूझकर इसकी डिटेल डिलीट की है। अब बस हमें यही पता लगाना है कि ये सब किसने किया है। ईबो अब थोड़ी देर सोचने लगता है और कहता है कि हमें पता लगाने की कोई जरूरत नहीं है। शायद उसने खुद ही अपनी सारी इंफॉर्मेशन डिलीट की है। ये सुनकर युआन चौंक गया और पूछा, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं भाई? ईबो ने ज्यादा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसलिए उसके लिए हैकिंग कोई बड़ी बात नहीं है। ईबो थोड़ी देर के लिए रुक गया और सोचने लगा कि 7 साल पहले भी उसने अपने बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। ईबो को शांत देखकर युआन ने कहा कि इसका मतलब है 7 साल पहले जरूर कुछ हुआ था जो वो छुपाने की कोशिश कर रहा है। ईबो ने इस बात पर कुछ नहीं कहा और युआन से कहा कि उसके बारे में पता लगाते रहो। अच्छा, मैंने तुमसे कहा था कि कल का कॉन्ट्रैक्ट लाना, क्या तुम उसे अपने साथ लेकर आए हो? युआन ने जवाब दिया, हाँ भैया, मेरे असिस्टेंट ने कॉन्ट्रैक्ट मुझे ईमेल किया है, मैं अभी आपको भेजता हूँ। युआन ने तुरंत एक फाइल ईबो के ईमेल आईडी पर भेज दी। जैसे ही युआन ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, उसने अपना फोन बिस्तर पर फेंक दिया और कहा, ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है? ऐसा लग रहा है जैसे दोनों कोड वर्ड्स में बात कर रहे हैं। पापा कुछ छिपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे भाई? आपको इसके बारे में कोई आइडिया है क्या? ये दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं? ईवो कुछ नहीं बोल रहा था और युआन उसकी तरफ लगातार देख रहा था। उसने देखा कि ईवो चुपचाप मुस्कुरा रहा है। युआन समझ गया कि भैया ऐसा तभी करते हैं जब वो किसी के बनाए हुए प्लान को समझ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि भैया पापा के बनाए प्लान को समझ गए हैं। यही सब सोचकर युआन ने ईवो से कहा कि भैया, क्या हुआ? आप किस बारे में सोच रहे हैं भाई?
ईवो ने उसे आंसर किया, मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा, पर पहले ये पता करो कि पापा कहाँ है। मुझे पता है वो मम्मी के साथ चाइना से बाहर चले गए होंगे और अब उनका फोन भी नहीं लग रहा होगा। ये सुनकर युआन ने तुरंत कहा, ठीक है भाई, मैं अभी इसके बारे में पता लगाता हूँ। और ये कहते ही उसने तुरंत वांग मेंशन में फोन लगा दिया। वांग मेंशन में घर का फोन बज रहा था तो घर के केयर टेकर ने फोन उठा लिया। तभी युआन ने पूछा, हेलो शिवांग अंकल, पापा और मम्मी कहाँ पर है? शिवांग अंकल युआन की आवाज पहचान गए। उन्होंने कहा, बड़े मालिक और मालकिन तो 2 दिन पहले ही कहीं चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं। ये सुनकर युआन चौंक कर यूबो की तरफ देखने लगता है। तभी युआन ने दोबारा पूछा, "अ, आपको उन लोगों ने कुछ बताया है कि वे कहाँ जा रहे हैं?" श्री वांग अंकल ने जवाब दिया, उन्होंने ज्यादा कुछ तो नहीं कहा, पर बड़े मालिक बहुत खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने जाते जाते बस इतना कहा कि मैंने बीज बो दिए हैं, अब वापस आकर फसल की कटाई करूंगा। युआन ने कहा कि ओके अंकल, ठीक है, आप घर का ख्याल रखिएगा। इतना कहकर युआन ने फोन काट दिया और तुरंत अपने पापा के असिस्टेंट वैन पिंग को फोन लगा दिया। वैन पिंग ने भी कुछ ऐसा ही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे पूरी तरह से तो नहीं पता है कि वो लोग कहाँ गए हैं, पर अचानक उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके लिए प्राइवेट जेट तैयार करवा दूं। वो बड़ी मालकिन के साथ हॉलीडेज पर कहीं जाना चाहते थे। युआन ने पूछा, क्या जाने से पहले उन्होंने आपसे कुछ कहा? एनपिंग ने जवाब दिया, हाँ जी, वो कह रहे थे कि मैंने बीज बो दिए हैं, अब आकर फसल की कटाई करूंगा। कुछ इस तरह की ही बातें कर रहे थे। बार बार एक ही जवाब सुनकर युआन कंफ्यूज हो गया। वो फोन काट कर ईबो की तरफ देखने लगा और कहने लगा, भैया, आप बताएंगे कि पापा आखिर करना क्या चाह रहे हैं? ईवो मुस्कुराने लगा और कहता है कि बहुत सिंपल बात है, पापा मेरा और जान का रिश्ता सेट करना चाहते हैं। भाई, तो वो मुझे यहाँ पर क्यों भेजते? युआन मन ही मन सोचने लगा, वो बीज बोने का मतलब भैया को जान के घर में शिफ्ट करना, तो फिर फसल काटने का मतलब क्या है? अचानक युआन ने कहा, पर भाई, पापा जान से कब मिले? इस पर ईवो ने जवाब दिया, हालांकि मुझे इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये बात पापा और उसके बीच में है, पर धीरे धीरे हम इसके बारे में जान जाएंगे। तभी युआन ने एक्साइटेड होकर पूछा, तो इसका मतलब ये है ब्रो, आप जान को पसंद करते हैं? कहीं इसीलिए तो आपने यहाँ रुकने का फैसला नहीं किया है? ये सुनकर युआन ईबो की तरफ देखने लगा कि वो कुछ तो जवाब दे, पर ईबो ने कुछ नहीं कहा। वह उठकर बाथरूम चला गया। बाथरूम से वापस आकर उसने युआन से कहा, तुम जाकर नहा लो और थोड़ी देर के लिए आराम करो। और हाँ, जो भी फाइल तुम जान के बारे में लेकर आए हो उसे जला देना। उसमें आधी से ज्यादा जानकारी झूठी है। वो जो दिखाने की कोशिश कर रहा है वो बिल्कुल भी वो नहीं है। मुझे पता है, क्योंकि मैं पहले भी उसके साथ रह चुका हूँ। ये कहकर ईवो ब्लैंकेट ओढ़कर आराम करने लगा। युआन ईवो की कई सारी बातें भूल गया, लेकिन उसका ध्यान एक ही बात पर था कि भैया पहले भी जान के साथ रह चुके हैं। इसका जवाब जानने के लिए वो इतना एक्साइटेड हो गया कि कूदकर बेड के ऊपर बैठ गया और पूछता है, भैया प्लीज बताइए ना, आप जान के साथ कब थे? युआन ने ईबो की चोट का ध्यान नहीं दिया। उसके बेड पर अचानक कूदने से ईबो के पैरों में चोट लग गई और वो दर्द के मारे कराने लगा। ये देखकर युआन ने तुरंत कहा, ओह सॉरी भैया, प्लीज भैया, प्लीज भैया, प्लीज प्लीज प्लीज, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। आपको चोट तो नहीं लगी ना भैया? अगर ऐसा है तो मैं अभी फोन करके हाईकुन भैया को बुला लेता हूँ। तभी ईबो ने कहा, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब तू प्लीज मुझे आराम से सोने दे, और हाँ, बाथरूम में जाने से पहले कमरे की लाइट ऑफ कर देना। इतना कहकर ईबो आंख बंद करके आराम करने लगा। युआन को समझ नहीं आया कि वो इससे आगे क्या कहे। कभी कभी वो अपने बड़े भाई के सामने खुद को एकदम लाचार पाता था। वो बेड से नीचे उतर गया और कमरे की लाइट ऑफ करके बाथरूम में चला गया। अगली सुबह नाश्ता करने के लिए जब जान नीचे आया तो देखा कि टेबल पर 3 लोग बैठे थे। उसमें से 2 लोग ईबो और युआन थे, पर तीसरे को जान बिल्कुल भी नहीं पहचान रहा था। वो मन ही मन सोचने लगा कि पता नहीं ये लोग और कितने लोगों को मेरे घर के बारे में बताएंगे। युआन ने जान को देखते ही कहा, ओ जान भैया, आप वहां खड़े होकर क्या कर रहे हैं? आइए,
आप भी हमारे साथ नाश्ता कर लीजिए। ये सुनकर जान मन में सोचता है, मैं इसका भैया कब से बन गया। वो टेबल के पास आ गया और सबको एक साथ उसने गुड मॉर्निंग कहा और खाली कुर्सी पर बैठ गया। तभी युवान ने कहा, ओह, मैं तो आपको किसी से मिलवाना ही भूल गया। एक्चुअली जान भैया, ये मेरे कजिन ब्रदर डॉक्टर हाइकुन है, ली हाइकुन। और भैया, ये वही लड़का है जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था। हाइकुन की तरफ देखते हुए जान ने कहा, गुड मॉर्निंग डॉक्टर, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। हाइकुन ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तभी जान ने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप वही डॉक्टर है ना जो उस रात ईबो के साथ यहाँ आए थे। हाइकुन ने कहा, हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं वही डॉक्टर हूँ। उस रात मुझे कहीं और जाने की जल्दी थी, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर पाया था। फिर हाइकुन ईबो की तरफ मुड़कर उसे डांटने लगा और कहता है, तुम अपना ध्यान अच्छे से क्यों नहीं रख रहे हो यार। मैंने सुना है कि तुम दवाइयाँ भी सही टाइम पे नहीं खा रहे हो, और बार बार ये तुम्हारे घाव का टाँका खुल कैसे जाता है। एक जगह पर शांति से बैठ नहीं सकते क्या। जस्ट लुक एट योरसेल्फ यार, कितने पतले हो गए हो तुम। अगर ऐसे ही करते रहे ना तो मुझसे आकर ये मत पूछना कि ऐसा क्यों होता जा रहा हूं मैं। वहीं पर बैठे जान और युवान अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। जान भी ये सुनकर आश्चर्यचकित था कि कोई तो है जो इस शैतान को इतनी बुरी तरह से डांटने वाला है। वैसे हाइकुन सारे भाइयों में बड़ा था, इसलिए वो किसी को भी आसानी से डांट देता था। इबो ने जब जान की तरफ देखा तो वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। युआन भी अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी इबो ने युआन से कहा, मेरा डॉक्टर अभी की अभी चेंज कर। मुझे इसके जैसे डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, सुन, चाइना का जो सबसे बेस्ट डॉक्टर है ना, वो मुझे ला कर दे। इस पर हाईकोर्ट ने पलट कर कहा, नंबर वन डॉक्टर तो तुमको मिलने से रहा, क्योंकि जो भी होगा ना वो मेरे बाद के नंबर का होगा। क्योंकि चाइना का नंबर वन डॉक्टर तो मैं ही हूँ। ईगो ईबो के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो चुपचाप फर्श की तरफ देखने लगा। नाश्ता करने के बाद हाईकुन जाने लगा और जाते जाते जान से कहा कि मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप ईबो का ख्याल रखिएगा। पर डॉक्टर, इससे पहले कि जान कुछ और कहता, हाईकुन ने फिर से कहा, वैसे आप घर पर ही रहते हैं, इसलिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। आपको बस इतना पक्का करना है कि ये डेली 3 बार खाना और दवाई सही टाइम से खा ले। युआन से रहा नहीं गया तो उसने तुरंत बीच में कहा, हाँ जान भैया, आप ऐसा कर सकते हो। ये भैया ना वैसे भी आपकी ही बात सुनते हैं। जान ने तिरछी नजर से ईबू को देखा। वो सबको ऐसे घूर रहा था जैसे सबको कच्चा चबा जाएगा। तभी उसने झल्लाते हुए कहा, तुम दोनों अब बस भी करो। हाईकिन ने जान को अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए कहा कि अगर ये आपकी बात नहीं सुनता तो प्लीज आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर देना। मैं खुद यहाँ पर आकर इसे इंजेक्शन लगा दूंगा ताकि इसे कुछ सीख मिलेगी। और हाँ, मैं इसे नशे का इंजेक्शन भी दूंगा ताकि 2 दिन तक आराम से ये सोता रहेगा। ईबो और गुस्से में हाइकून को घूरने लगता है। हाइकून ने फिर जान से कहा कि वैसे आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये कुछ नहीं करेगा, बस ऐसे ही गुस्से में सबको देखता रहता है। ये कहकर हाइकून वहां से चला गया। ईबो ने युआन की तरफ देखा और गुस्से में कहा, रुक जा, मैं तुझे अभी बताता हूँ। इस पर युआन ने कहा, ओ भैया, मुझे अभी अभी याद आया कि मेरी बहुत सारी मीटिंग पेंडिंग पड़ी है। हाँ, मुझे बहुत सारा काम बाकी है, इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ। आप प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय भैया। इतना कहकर योन तुरंत घर से बाहर चला गया। ईबो भी गुस्से में अपने रूम में चला गया। तीनों भाइयों को ऐसे लड़ते देख जान मन ही मन मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर बाद जान अपनी लैब में चला गया और कंप्यूटर्स के सामने बैठकर कोडिंग करने लगा। करीब 1 घंटे बाद वो कोड को एक क्लिप में कॉपी करने लगा। कोड कॉपी होने में अभी टाइम लगेगा, इसलिए वो बीच में ही टेबल पर पड़े मशीन के कुछ पार्ट्स ठीक करने लगा। जैसे ही कोड पूरी तरह से कॉपी हो गया तो तुरंत कंप्यूटर में एक अलार्म बजने लगा। कंप्यूटर से चिप निकालकर वो मशीन के पास आ गया और वो चिप मशीन में लगा दिया। उसके बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, जैसे तो वो मशीन से बात कर रहा हो, मैं तुम्हारे ऊपर पिछले 2 महीने से काम कर रहा हूँ। अब जाके मेरा काम पूरा हुआ है, इसलिए अब मुझे थोड़ी सी शांति मिलेगी। चलो, अब तुम्हारा टेस्ट करते हैं।
तभी जान ने कमांड डालकर मशीन को हवा में छोड़ दिया। थोड़ी देर टेस्ट करने के बाद जान को भरोसा हो गया कि अब बिल्कुल ठीक है। उसने मशीन से कहा, वेलकम बैक रेक्स, मैं तुम्हें कब से मिस कर रहा था। उसे 4 और वैसी ही मशीन बनानी थी, इसलिए वो उसी काम में लग गया। जब 3 बनकर तैयार हो गए तो उसने कहा कि चलो अब आखिरी बाकी है। तभी उसका फोन बजने लगता है। उसने फोन उठाते ही कहा कि अब क्या हो गया? ठीक है। कब? 3 बजे? क्या ये हमारे लेटेस्ट प्रोडक्ट के बारे में है? मैंने तो उसके बारे में मिस्टर एक्स को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी, इसलिए प्लीज इसे तुम खुद से ही मैनेज कर लेना। मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है। और वैसे भी अभी मेरे सिर पर ना एक बहुत बड़ा शैतान है। वो खांसने लगा और फिर कहा कि मेरा मतलब है कि मेरे सिर पर ना बहुत बड़ा काम है। ओके ठीक है। ओके ठीक है ना बाबा, मैं फोन रखता हूँ। फोन काटकर जान दोबारा अपने काम में लग जाता है। वो डिजाइन को थोड़ा और ठीक करना चाहता था, इसलिए वो टेबल पर पड़े पेपर्स को देखने लगता है। उसे अभी आइडिया नहीं आ रहा था कि डिजाइन में कैसे सुधार करें। इस बात से उसे और गुस्सा आता जा रहा था। उसने पेपर्स उठाकर फर्श पर फेंक दिए। तभी उसकी नजर घड़ी पर गई तो उसे एहसास हुआ कि लंच का टाइम हो गया था। उसने किसी से कहा कि सारे पेपर्स साफ कर दो और फिर वो लैब से बाहर चला गया। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।